ऑडियो 1 पुस्तक स्वाधीनता के मंत्रदाता लोकमान्य तिलक। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उत्थान और पतन जगत का अटल नियम है। जो एक समय ऊपर उठता है उसे कुछ समय पश्चात नीचे भी उतरना पड़ता है। फिर कुछ समय पश्चात उसको पहले से भी अधिक ऊपर उठने का अवसर मिल सकता है, यदि वह अपनी आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखे और अपना कर्तव्य पालन करता रहे। प्राकृतिक नियमानुसार इस प्रकार के परिवर्तन में कोई दोष नहीं माना जाता, वरन जीवन के विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हुए प्रगति का यही मार्ग माना गया है। इसी तथ्य को समझकर हमारे किसी कवि ने गाया है, सब दिन जात न एक समान। भारतवर्ष के इतिहास में हमको इस सिद्धांत की सच्चाई का पूरा प्रमाण मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने धर्म और आस्तिकता के आधार पर भारतीय संस्कृति के भवन का इतना सुदृढ़ निर्माण किया कि काल चक्र के अनेकों धक्के खाकर, उतार चढ़ाव देखकर भी उसकी नींव मजबूत बनी रही। अनेक बार बाहरी शक्तियों ने उससे टक्कर ली, थोड़े बहुत समय के लिए आंशिक रूप से उस पर अपना प्रभाव भी जमाया, पर अंत में आक्रमणकारियों को आत्मसात करके भारतीय संस्कृति पुनः अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुई। महाभारत के गृह युद्ध के पश्चात देश में पर्याप्त शिथिलता आ गई और लगभग 2-2.5 हजार वर्ष तक वह सामान्य रूप से जीवन यापन करता रहा। तब सिकंदर के आक्रमण के रूप में उसको एक धक्का लगा। यद्यपि सिकंदर की गति लाहौर के आसपास ही रुक गई, पर इसने भारत की संस्कृति और सभ्यता पर विशेष प्रभाव डाला। सिकंदर यूनानी संस्कृति का प्रतिनिधि था, जिसको अपने भौतिक ज्ञान और शक्ति पर अभिमान था। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से उसका संयोग होने से एक नवीन ज्ञान शक्ति प्रस्फुटित हुई। गौतम बुद्ध के रूप में इस देश को एक नया मार्गदर्शक मिला और उससे अनुप्राणित होकर भारतीय संस्कृति नवीन शक्ति से प्रगति करने लगी और एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक छा गई। इसी प्रकार बाद में हूण, शक, सीरियन जातियों के छोटे बड़े आक्रमण होते रहे, पर अप्रत्यक्ष रूप से वे इस देश की प्रगति में सहायक ही सिद्ध हुए। बाहर से आने वाली जातियां भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर आर्य जाति में ही समाती चली गई और अपनी कुछ विशेषताओं को देकर इस देश की स्थिति को अधिक दृढ़ बनाती गई। भारत को दूसरा बड़ा धक्का मुसलमानी आक्रमण के रूप में सहन करना पड़ा। ये लोग यहीं पर स्थायी रूप से बस गए और अपनी विजातीय संस्कृति और धर्म को यहाँ के निवासियों पर जबरदस्ती लादने का प्रयत्न करने लगे। मुसलमानों ने भौतिक दृष्टि से भारत के एक भाग को अवश्य पराभूत कर दिया, पर वे उसकी आत्मा को प्रभावित न कर सके। मुसलमानी शासन काल में भी यहाँ चैतन्य, रामानंद, तुलसी, समर्थ, रामदास जैसी दिव्य विभूतियां प्रकट होती रहीं, जिन्होंने हिंदू जाति के मनोबल को ऊंचा उठाए रखा और समस्त देश में भारतीय धर्म की एक नई लहर प्रवाहित कर दी, जिसने अंत में मुसलमानियत को अधिकांश में निरस्त कर दिया। तीसरा धक्का ईसाइयत का था। यूरोप की कितनी ही जातियां भौतिक ज्ञान विज्ञान से शक्तिशाली बनकर संसार पर अधिकार जमाने के लिए दौड़ी और उनमें से अंग्रेज भारत पर अपना व्यापक प्रभाव जमाने में सफल हो गए। उन्होंने केवल राजनीतिक दृष्टि से ही समस्त देश को अपने अधीन नहीं कर लिया, वरन यह भी चेष्टा की कि धर्म और सभ्यता की दृष्टि से भी यहाँ के निवासियों को पराभूत करके पूर्ण रूप से अपना अनुयायी बना लिया जाए। और वास्तव में एक बार ईसाई सभ्यता की लहर देश के कितने ही भागों में, विशेषतः उस समय में प्रगतिशील बंगाल में इतने जोरों से फैली कि भारतीय संस्कृति के हितैषियों के हृदय शंकाकुल हो गए। पर फिर भी भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ता ने अपना रंग दिखाया और राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि के रूप में हिंदू धर्म की पताका को संभालने वाले उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने ईसाइयत के आक्रमण को अधिकांश में विफल कर दिया। इस प्रकार धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो अंग्रेजों का प्रभाव बहुत कुछ रोक दिया गया, पर राजनीतिक दृष्टि से उनका शिकंजा दिन पर दिन मजबूत होता जाता था। सन 1857 में एक बार देश ने उनके शासन को हटाने की चेष्टा की, पर यहाँ के पुराने हथियारों के मुकाबले में उनके नए ढंग के अस्त्र शस्त्र अधिक कारगर सिद्ध हुए। उसके पश्चात तो उन्होंने आर्म्स एक्ट द्वारा इस देश को पूरी तरह निशस्त्र कर दिया, जिससे उनको किसी प्रकार के सशस्त्र विद्रोह का भय नहीं रह गया। शीर्षक स्वदेशी और स्वराज्य का शंखनाद। ऐसे संकट काल में भारत के राजनीतिक क्षेत्र में लोकमान्य तिलक का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने शारीरिक शक्ति के बजाय मानसिक और भावना क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला करके उनके प्रभाव को कम करना आरंभ किया। यह तिलक की ही महिमा थी कि अंग्रेजों के एक प्रधान गढ़ बंबई में 19वीं शताब्दी के समाप्त होने के पहले ही स्वदेशी और स्वराज्य का शंखनाद सुनाई पड़ने लगा, जिससे समस्त देश चौकन्ना हो गया। 20वीं शताब्दी आरंभ होते ही एक नवीन रूप में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो गया, जिसने अंत में सन 1947 में उनको यहाँ से हटाकर ही छोड़ा। लोकमान्य का जन्म
जन्म सन 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके पिता श्री गंगाधर तिलक एक स्कूल में मामूली अध्यापक थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम बलवंत रखा था, पर प्यार से सब उसे बाल पुकारते थे और आगे चलकर वही नाम समस्त संसार में प्रसिद्ध हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूना के स्कूल में हुई। सन 1876 में उन्होंने डेन कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की और इसके 3 वर्ष बाद बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि प्राप्त कर ली। लोकमान्य तिलक की प्रतिभा और अध्यावसाय को देखते हुए उनके मित्रों को आशा थी कि वे वकालत के धंधे में अपूर्व सफलता प्राप्त करके शीघ्र ही धन और वैभव के स्वामी बन जाएंगे, पर तिलक का ध्यान किसी और ही तरफ था। वे देख रहे थे कि भारतवासी केवल राजनीतिक दृष्टि से ही अंग्रेजों के अधीन हो गए हैं। वे पश्चिमी सभ्यता की चमक दमक की चकाचौंध से भ्रमित होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को तिलांजलि देते जाते हैं, और यदि यही स्थिति अधिक समय तक बनी रही तो वे ही अंग्रेजी शासन के सुदृढ़ स्तंभ बन जाएंगे। उस दशा में भारत के पुनः स्वाधीन और आत्मावलंबी होने की आशा सदा के लिए क्षीण हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही लड़कों की शिक्षा के लिए एक ऐसी शिक्षण संस्था स्थापित करने का उद्योग आरंभ किया, जहां पर जीवन निर्वाह की शिक्षा देने के साथ ही उनमें जातीय और राष्ट्रीय भावों की वृद्धि की जाए, जबकि सरकारी स्कूलों में लड़कों को केवल सरकारी क्लर्क बनने की निगाह से ही पढ़ाया लिखाया जाता था। लोकमान्य उनको ऐसा भारतीय नागरिक बनाना चाहते थे जो अपने धर्म, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए भी सचेष्ट रहे। लोकमान्य तिलक के सार्वजनिक जीवन का सबसे पहला कदम पूना में सन 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करना था। इसमें उनके 2 प्रधान सहयोगी श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और श्री आगरकर थे। आगे चलकर इनमें श्री गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य अनेक देशभक्त विद्वान भी सम्मिलित हो गए, पर इसकी जड़ जमाने वाले लोकमान्य तिलक ही थे। इसमें संदेह नहीं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय भावों के प्रसार में इस संस्था ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया और पूना को तो राजनीतिक आंदोलन का एक ऐसा जोरदार केंद्र बना दिया कि अंग्रेज सरकार अंतिम समय तक उससे भयभीत ही बनी रही। न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापना के 4-5 वर्ष बाद ही लोकमान्य तिलक ने पूना में ही फर्गुसन कॉलेज की नींव डाली और उसे भी एक आदर्श शिक्षा संस्थान बना दिया। यह कहने में कुछ अतिशयोक्ति नहीं कि आज बम्बई प्रांत में जो राजनीतिक जागृति दिखाई पड़ रही है, उसका अधिकांश श्रेय फर्गुसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले विद्यार्थियों को ही है। शीर्षक समाचार पत्र का प्रकाशन। देश में नवीन राष्ट्रीय चेतना और देश सेवा की भावना उत्पन्न करने का कार्य स्कूलों द्वारा बहुत शीघ्र नहीं हो सकता था। इसीलिए लोकमान्य का ध्यान आरंभ से ही समाचार पत्र प्रकाशन की तरफ था। जैसे ही उनकी शिक्षा संस्था का काम कुछ जम गया और उनको उससे अवकाश मिला, उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिया। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से साप्ताहिक पत्रों का श्रीगणेश तो उन्होंने सन 1881 में ही कर दिया था और सहकारियों की सहायता से उनका संचालन करते जाते थे। आगे चलकर उन्होंने शिक्षा संस्थाओं का भार अन्य लोगों को दे दिया तो वे पूरी शक्ति इन्हीं में लगाने लगे। कहते हैं कि समय पड़ने पर वे इनका टाइप स्वयं करते थे, छपे कागजों को मोड़ने तथा पैकेट बनाने आदि का काम भी स्वयं कर लेते थे। इस प्रकार उन्होंने संपादक से लेकर दफ्तरी और कूली तक का काम स्वयं करके इन पत्रों की जड़ जमाई। वह जमाना समाचार पत्रों के अनुकूल न था, न तो सरकारी कानून के अनुसार उनको किसी प्रकार की स्वतंत्रता थी और न जनता उनका महत्व समझती थी। इसीलिए उस समय जितने पत्र निकलते थे वे सब त्यागी और सेवाभावी व्यक्तियों द्वारा ही संचालित थे और उनको वे अपना तन मन धन लगाकर ही स्थिर रख पाते थे। अन्यथा 100 में से 95 समाचार पत्र जन्म लेने के साल 6 महीने के भीतर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते थे। यह तिलक महाराज की अपार विद्वता का परिणाम था कि कुछ वर्षों में ही ये दोनों पत्र पूर्ण स्वावलंबी हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र की ही नहीं समस्त देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर चिर स्मरणीय प्रभाव डाला। उस समय अधिकांश समाचार पत्र सरकार की आलोचना करते समय विरोध का एक भी शब्द लिखने में भयभीत होते थे। अगर कभी किसी सुधार के लिए लिखना पड़ता था तो वह एक प्रार्थना के रूप में ही होता था। उस युग में केवल लोकमान्य तिलक का केसरी तथा कलकत्ते का अमृत बाजार पत्रिका ही ऐसे पत्र थे जो निर्भय होकर सरकार की अनुचित कार्रवाइयों की बड़ी आलोचना करते थे और बड़े बड़े अधिकारियों की चालों का भंडाफोड़ कर देते थे। केसरी के मुख्य पृष्ठ पर ही आदर्श वाक्य मोटो के रूप में एक पद्य छपा करता था, जिसका हिंदी भाषांतर किसी कवि ने इस प्रकार किया था। रे गयंद मति अंध छिनहु समुचित
तो ही नाही, बसी वो अब यह विपिन घोर दुर्गम भूवि माही। गजशीलानि सो जानि नखन सो विद्रापति करी, गिरि कंदर में परये आज निद्रित्य के हरि। इस पद्य में तिलक महाराज ने विदेशी शासकों को अन्योक्ति अलंकार के रूप में चेतावनी दी है कि यह भारत रूपी सिंह अभी निद्रित अवस्था में पड़ा है और इसी से निष्क्रिय जान पड़ता है। तुम्हारा हित इसी में है कि समय रहते ही इस देश को छोड़ जाओ, अन्यथा जब यह जागृत होगा तो जान बचाना कठिन पड़ जाएगा। उस समय हिंदी में किसी राष्ट्रीय पत्र का बड़ा अभाव था, इसीलिए तिलक महाराज की प्रेरणा से नागपुर से हिंदी केसरी निकाला गया, जिसमें लोकमान्य तिलक के मराठी लेखों का भाषांतर प्रकाशित किया जाता था, पर वह थोड़े ही दिन तक चल सका क्योंकि सन 1908 में तिलक महाराज पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर सजा हो जाने पर उसे बंद कर दिया गया। कोल्हापुर के दीवान ने, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, वहाँ के शासक को अपदस्थ करके राज्य के समस्त साधनों को स्वयं हथियाने का कुचक्र रचाया। लोकमान्य तिलक ने उसकी सब करतूतों को प्रकट करके ऐसे तीव्र प्रहार किए कि चारों तरफ हलचल मच गई। अंग्रेज सरकार के बलबूते पर उसने लोकमान्य तिलक तथा उनके मित्र भदान के संपादक श्री आगरकर पर मानहानि का मुकदमा चलाया, जिसमें जनता ने पूरी तरह से तिलक का साथ दिया और फिरोज शाह मेहता तथा तैलंग जैसे नामी वकीलों ने उनकी तरफ से अदालत में पैरवी की, पर सरकार उनके विरुद्ध थी, इसीलिए दोनों को 4-4 महीने की कड़ी कैद की सजा सुना दी गई। जब सजा समाप्त करके वे बाहर निकले तो उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया और उसी समय से उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। शीर्षक सामाजिक जागृति के त्योहार। पर्व और त्योहारों का भी जनजीवन में बहुत प्रमुख स्थान होता है और हिंदू जाति में तो इनको विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यद्यपि आजकल त्योहारों के मनाने में रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, इसीलिए अनेक व्यक्ति उनको अनुपयोगी कहने लग गए हैं, तो भी यह स्वीकार करना पड़ेगा ही कि पिछले जमाने में मुसलमानियत और ईसाइयत से हिंदू जाति की रक्षा करने में पर्व और त्योहारों ने विशेष रूप से योगदान किया है। इनके प्रभाव से अशिक्षित और अविकसित लोगों में भी अपने धर्म के प्रति आस्था बनी रही और अनेक कठिनाइयों तथा प्रलोभन आने पर भी वे अपने परंपरागत धर्म विश्वासों पर दृढ़ रहे। लोकमान्य तिलक ने इस तथ्य को समझकर जनता में ऐसे त्योहारों का प्रचलन किया जो वर्तमान समय की दृष्टि से विशेष उपयोगी हो और लोगों में जातीयता के भावों की वृद्धि कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सन 1893 में गणपति उत्सव तथा 1894 में शिवाजी जयंती, दो बड़े त्योहार समारोह पूर्वक संगठित रूप से मनाने का प्रचलन किया। गणेश जी का पूजन और गणेश चतुर्थी का त्योहार यद्यपि प्राचीन समय में मनाया जा रहा था, पर लोकमान्य तिलक ने उसे जातीय पर्व का रूप दिया। श्री शिवाजी महाराज की स्मृति को पुनरुज्जीवित करने और उसे हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रेरणाप्रद रूप में मनाने का श्री गणेश उन्हीं ने किया। इसके फल से समस्त महाराष्ट्र में उत्साह की एक नई लहर व्याप्त हो गई और चारों तरफ जागृति के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। इससे अंग्रेज अधिकारियों में भय और रोष उत्पन्न हो गया और वे इस जागृति को दबाने का प्रयत्न करने लगे। इसी समय पूना में और उसके बाद मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने इसका दोष लोकमान्य तिलक द्वारा प्रचारित शिवाजी जयंती के उत्सव पर डालना चाहा। उसके संकेत पर कुछ मुसलमान नेताओं ने लोकमान्य के विरुद्ध ऐसे आक्षेप सार्वजनिक रूप से लगाए भी। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि इन उत्सवों के कारण मुसलमान बहुत रुष्ट हो गए हैं, इसी कारण दंगे भड़क उठे, पर तिलक जी ने इन आक्षेपों को सर्वथा असत्य बतलाते हुए दंगों का कारण सरकार को ही बतलाया और अपने पत्रों में स्पष्ट रूप से लिखा, मैं समझता हूँ कि इन सब झगड़ों का कारण सरकार ही है। उसकी पक्षपातपूर्ण नीति के कारण ही दंगों की शुरुआत होती है। देश में इस समय हिंदू मुस्लिम द्वेष के बीज बोए जा रहे हैं। लॉर्ड डफरिन की भेद नीति ही सब दंगों का मूल कारण है। लोकमान्य ने उस समय जो कुछ लिखा था वह बाद में अंग्रेजी सरकार के कारनामों से अक्षरशः सत्य सिद्ध हो गया। उसने मुसलमानों को विशेष रूप से बढ़ावा देकर कांग्रेस से अलग रहने और अपने पृथक अधिकार मांगने की मनोवृत्ति को भड़काया। इसी के फल से देश में समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे। मुसलमान भारतीय राजनीतिक आंदोलन से अलग होकर पृथक अधिकारों की मांग करने लगे, जिसका अंतिम परिणाम पाकिस्तान की स्थापना हुआ। पर तिलक जी कभी सरकार के चक्कर में नहीं आए। उन्होंने हिंदुओं को कभी मुसलमानों के प्रति शत्रु भाव की प्रेरणा नहीं दी, वरन कई दंगों में कट्टर मुसलमानों द्वारा कुछ लोगों के मारे जाने पर भी हिंदुओं से बदले की भावना रखकर कोई अनुचित कार्य न करने की ही इस प्रकार अपील की, यदि मुसलमान पशुता एवं अमानुषिक कृत्यों पर तुल गए हैं तो तुम्हें भी तत्काल रक्तपात और अनुचित उपायों का अवलंबन
नहीं करना चाहिए। अपने को संगठन द्वारा अधिक से अधिक दृढ़ बनाने का प्रयास करो। जब इस प्रकार शक्तिशाली हो जाओगे तो दंगे होंगे ही नहीं। इस पर भी मुसलमान नेताओं ने उनको अपना कट्टर सांप्रदायिक शत्रु बतलाया, पर यह उनकी भूल थी। लोकमान्य भारतीय स्वाधीनता के सच्चे उपासक थे और वे किसी भारतीय को धर्म के आधार पर शत्रु नहीं मानते थे। यही कारण था कि अली बंधु जैसे प्रमुख मुसलमान नेताओं ने यह कहा कि राजनीति में तिलक ही हमारे गुरु हैं। इसके अतिरिक्त आफ्ताब के संपादक सैयद तैदर रजा और मौलाना हसरत मोहानी जैसे धार्मिक मुसलमान विद्वान उनके अनुयायी और भक्त थे।